नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल और यूज्ड कार तो आईटी यानी इनकम टैक्स की मार ये अब तय हो चुका है। अगर आप सेकेंड हैंड कार खरीदने जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आपने 2 लाख रुपए से ज्यादा की गाड़ी खरीदी तो आपको अपना पैन कार्ड डिटेल देना जरूरी होगा। काले धन पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने सेकेंड हैंड कार खरीदारों के लिए पैन कार्ड की जानकारी जरूरी कर दी है। अगर डीलर जानकारी नहीं देता है तो उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। वही जानकारी मुहैया कराने तक 500 रुपए प्रतिदिन का फाइन भी लगेगा। इसके अलावा मामला बंद होने तक 100 रुपए प्रतिदिन फाइन देना होगा। इनकम टैक्स विभाग के नए ड्राफ्ट के मुताबिक डीलर्स को खरीद फरोख्त की जानकारी उसी दिन देनी होगी। इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक 80% पुरानी गाड़ियों की खरीद फरोख्त में कैश ट्रांजैक्शन हो रहा है, जिस पर नकेल कसने के लिए इनकम टैक्स विभाग इस नए फॉर्मेट को ला रहा है। और आइए आपको बताते हैं कि कहां जरूरी है पैन कार्ड। यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि एक और कैटेगरी आ गई है जहां पर पैन कार्ड जरूरी हो गया है। 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा की खरीद या बिक्री पर अब सेकेंड हैंड कार की बिक्री पर पैन कार्ड देना होगा। डेबिट या क्रेडिट कार्ड से 50,000 रुपए या उससे ज्यादा के पेमेंट पर पैन कार्ड जरूरी है, यहां पैन कार्ड देना पड़ता है। इसके अलावा जैसा कि आपको बताया हमने, बैंक में 50,000 रुपए कैश जमा करने पर भी पैन कार्ड जरूरी है। बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराने पर आपको पैन कार्ड देना जरूरी है और बहुत सारी जगहों पर पैन कार्ड देना जरूरी है। नया बैंक खाता खोल रहे हैं तो पैन कार्ड जरूरी है। नया डीमैट अकाउंट खोल रहे हैं तो पैन कार्ड जरूरी है। आईटी रिटर्न फाइल करने के लिए पैन कार्ड तो होना ही चाहिए। तो कहां जरूरी है पैन कार्ड, यह हम बता रहे हैं आपको। मेरे साथ मेरे सहयोगी संतोष जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उनके पास चलते हैं और वेद जैन साहब हैं टैक्स एक्सपर्ट, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन संतोष, आप इस पूरी खबर को कवर कर रहे हैं, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक रिपोर्ट दिखा देते हैं इस बारे में रिपोर्ट अपने दर्शकों को, फिर मैं आपके पास आता हूं। सरकार की बड़ी पहल, सेकेंड हैंड कार खरीद पर पैन जरूरी, काले धन पर लगेगी लगाम, सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने वालों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। काले धन पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। सेकेंड हैंड कार खरीदने वालों के लिए पैन कार्ड की जानकारी देना जरूरी होगा। दरअसल आईटी के ड्राफ्ट के अनुसार पुरानी सभी गाड़ियों की खरीद फरोख्त की जानकारी डीलरों को आयकर विभाग को उसी दिन देनी होगी। इसमें 2 लाख से ऊपर की खरीद फरोख्त की सभी गाड़ियां इस दायरे में आएंगी। अगर कोई डीलर जानकारी नहीं देता तो उस पर 50,000 रुपए का फाइन और जानकारी मुहैया कराने तक 500 रुपया प्रतिदिन और इसके बाद मामला बंद होने तक 100 रुपए प्रतिदिन फाइन देना होगा। आयकर विभाग का मानना है कि 80% पुरानी गाड़ियों की खरीद फरोख्त कैश ट्रांजैक्शन में हो रही है, जिस पर नकेल कसने की जरूरत है। वहीं कार डीलर्स का कहना है कि आईटी डिपार्टमेंट ये जानकारी आरटीओ से भी ले सकता है, क्योंकि ऐसा करने से उनके व्यापार पर बुरा असर पड़ेगा। संतोष, जी मीडिया, दिल्ली। तो संतोष, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि डीलर्स का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, उनकी क्या प्रतिक्रिया, फिर वेद जैन साहब मैं आपके पास आता हूं। देखिए, डीलर्स से जब इस मामले में हमने बात की है तो डीलर्स का साफ साफ ये कहना है कि जिस तरीके से सरकार ये उनका बिजनेस इस पर काफ़ी नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि कोई भी जब गाड़ियों का लेन देन करता है तो वो साझा नहीं करना चाहता है अपना पैन कार्ड, क्योंकि जैसे ही वो पैन कार्ड से साझा करेगा ये पैन कार्ड फिर उसके जितने की गाड़ी खरीदेगी वो उसके इनकम टैक्स में, उसके ITR में जुड़ जाएगा। तो फिर नुकसान दोनों तरफ से होगा। डीलर के पास इसलिए कि वो जो खरीदार है वो साझा नहीं करना चाहेगा, जो बेचने वाला है वो साझा नहीं करना चाहता है, तो इससे नुकसान उनके बिजनेस पर पड़ेगा। अच्छा। और इसी मामले में क्योंकि कुछ डीलरों का ये भी कहना है कि वो लोग उतने पढ़े लिखे नहीं होते। सरकार के पास अपना सिस्टम है, सरकार अपने आरटीओ से ये जानकारी ले सकती है कि आखिर किसके नाम पे कौन सी गाड़ी ट्रांसफर हुई, कब ट्रांसफर हुई। इस मामले में लोगों से पूछते हैं, हमारे साथ कुछ लोग भी हैं यहाँ पर। सर, आपसे जानना चाहेंगे, सरकार अगर ऐसा करती है, आपसे मांगती है इस तरह के डॉक्यूमेंट्स को साझा करने के लिए पैन कार्ड, तो क्या आप लोग इस पे कोई एतराज कुछ? नहीं, मेरे ख्याल से तो किसी को एतराज होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये समय ऐसा है जहाँ पे सबके पास पैन कार्ड है, आधार कार्ड और सारे जितने भी मैंडेटरी कार्ड हैं सबके पास हैं। पहले पुरानी गाड़ियाँ जब बेची जाती थी तो एक आईडी से काम चल जाता था,
लोग आईडी दे देते थे। और अगर ये पैन कार्ड के साथ रिलेट भी हो जाती है आईटीआर में तो कोई ऐसा इशू है नहीं, क्योंकि जब आप नई गाड़ी लेने जाते हैं तब भी तो आप अपना पैन कार्ड देते ही हैं, और जब आपकी इतनी हैसियत है गाड़ी खरीदने की तो आपको अपना पैन कार्ड दिखाने में कोई एतराज़ नहीं होना। पैन कार्ड दिखाने में कोई एतराज नहीं आपके मुताबिक? देखिए, पैन कार्ड एक सरकारी डॉक्यूमेंट है और अगर सरकार कोई कंप्लायंस लाने की बात करती है तो कंप्लायंस करने में हर्ज नहीं है, बट उसकी फ्लिप साइड ये है कि अगर मैं अपनी गाड़ी बेचने जाऊंगा तो मेरे से गाड़ी कोई लेगा नहीं, क्योंकि वो अपने डॉक्यूमेंट्स कभी भी साझा और शेयर करने में इंटरेस्टेड नहीं होता और मार्केट टूटेगी और हमारी गाड़ियों की वैल्यू कम होगी। तो इस आम लोगों को कोई परेशानी नहीं है गौरव अगर वो अपना पैन कार्ड को साझा करने में? जी ठीक है संतोष, आप रहिए मेरे साथ। वेद जैन साहब, आपने पूरा मामला सुना, समझा, और क्या पब्लिक व्यू है, डीलर व्यू क्या है, ये भी आपने समझा। आपको लगता है कि सरकार की कोशिश है ब्लैक मनी कर्ब करने की इस मार्केट में, वो कामयाब होगी? देखिए, जो मैंने अभी समझा है आपकी चैनल के थ्रू और जो डीलर ने बात कही है उसमें, देखिए, सरकार की मुहिम तो ब्लैक मनी को रोकने की और कैश ट्रांजैक्शन को रोकने की है। सरकार का ऐसा विश्वास लगता है कि भाई बहुत सारे लोग सेकेंड हैंड गाड़ियां खरीद लेते हैं और वो नंबर 2 के पैसे से ब्लैक मनी से खरीदते हैं और उसको रिपोर्ट नहीं करते। तो इसलिए उन्होंने ये कानून बनाया कि भाई अब जो भी डीलर गाड़ी बेचेगा सेकेंड हैंड, उसको उसका बायर से पैन नंबर लेना पड़ेगा और उसको उसकी AIR जो ऑलरेडी एनुअल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है इसमें रिपोर्ट करना पड़ेगा, और रिपोर्ट नहीं करेगा तो जुर्माना लगेगा। तो अब आपको 2 मुद्दे सोचने की जरूरत है कि क्या सेकंड हैंड गाड़ियां डीलर के थ्रू बिकती हैं या वो 1-to-1 में बिकती हैं। मेरा ऐसा मानना है कि कुछ ऑर्गेनाइज सेक्टर है जो प्री ओन्ड कार बेचता है, तो वो अपने अकाउंट में खरीद लेते हैं और अपने अकाउंट में ही सेकंड हैंड बेचते हैं। उनको तो मेरे ख्याल दिक्कत होनी नहीं है, क्योंकि वो पेमेंटें बाय लॉ चेक से आती हैं, होती हैं। लेकिन जो ज्यादातर सेकंड हैंड गाड़ियां जो आप डीलरों से बात कर रहे थे, जैसे कर रहे थे, मेरा ऐसा मानना है कि वो सेल सीधी सीधी होती है और वो जो पहला ओनर होता है वो डायरेक्ट ओनर बेचता है और बीच में ब्रोकर ही होता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो पैन कार्ड लिया ही जाता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ब्लैक मनी कर्ब करने के लिए, और क्योंकि वहां 80% ट्रांजैक्शन कैश हो रहा है, इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये कदम उठाया है। सर नहीं, मेरा कहना यह है कि ये ज्यादातर गाड़ियां जो हैं वो ओनर टू ओनर बिकती हैं, डीलर तो ब्रोकरेज लेता है। जो पैन नंबर लेने की जो ऑब्लिगेशन है वो तो तब आएगी जब डीलर ने गाड़ी पहले अपने हाथ में ले ली सेकंड हैंड की, फिर उसने किसी कस्टमर को बेची। अगर किसी कस्टमर ने डायरेक्टली किसी कस्टमर से खरीद ली है तो फिर ये सवाल आएगा कि क्या वो जिस कस्टमर ने पुरानी गाड़ी भेजी है उसको तो उसके ऊपर तो पैन लेने की ऑब्लिगेशन आएगी नहीं, क्योंकि डीलर ऑब्लिगेशन तो डीलर के ऊपर आएगा जो डीलर ने खरीदी है। अगर लेकिन ये आम आदमी के लिए भी अगर ये कानून बनता है कि जो भी आदमी सेकंड हैंड कार बेचता है 2 लाख से ज्यादा और उसको उसका पैन लेना है और फिर इंफॉर्मेशन देनी है, फिर ये आम आदमी के लिए एक हो सकता है कि एक अपने आप में एक प्रॉब्लम बन जाए कि कोई आदमी, कोई रिटायर्ड सर्वेंट है, कोई गाड़ी बेच रहा है, ये बेच रहा है, वो पैन ले और AIR भरे, वो एक अपने आप में हो सकता है। मेरा मानना है कानून डीलर के ऊपर लगेगा जो लोग सेकंड हैंड कार का डीलिंग करते हैं। जो ब्रोकर का कानून करते हैं वो तो दूसरे की गाड़ी सीधी की सीधी मैं इस बारे में संतोष से जानकारी ले लेता हूं। सर, आपने एक वाजिब पॉइंट उठाया है। संतोष, वेद जैन साहब को सुना होगा आपने, वो कह रहे हैं कि क्या डीलर पर ये कानून, डीलर पर ये नियम लगेगा जो कार खरीदते हैं या जो बीच में ब्रोकर्स होते हैं जो केवल ब्रोकरेज लेते हैं और एक कस्टमर को, बायर को सेलर तक ले जाते हैं, मिलाते हैं उनको, उनके ऊपर ये कैसे लगेगा? जी हाँ, जो कार एसोसिएशन या यूज्ड कार्स वाले ये लोग हैं, जो डीलर्स हैं, इनका साफ यही कहना है कि वो लोग सिर्फ ब्रोकरेज के साथ ही काम करते हैं। लेकिन ब्रोकरेज के साथ आप काम कर रहे हैं, सरकार ये चाह रही है, आयकर डिपार्टमेंट का जो ड्राफ्ट है उसमें साफ ये कहा जा रहा है कि कोई भी गाड़ी जो आपके माध्यम से बेची जा रही है उसकी जानकारी आपको देनी पड़ेगी, और अगर आप नहीं देते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके ऊपर 50,000 रुपए का पेनल्टी इंपोज होगा, और जब तक आप डॉक्यूमेंट पूरे प्रोवाइड नहीं करते हैं उस दिन से लेके डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने तक 500 रुपए पर डे फाइन भी होगा, और केस बंद होने तक फिर 100 रुपए का पर डे का ये भी है उसके ऊपर पेनल्टी। तो कुल मिलाकर इनकी तो बात ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन
जो आयकर डिपार्टमेंट ये चाह रहा है कि क्योंकि वो नकेल कसना चाह रहा है, क्योंकि बहुत अधिक इस पे ब्लैक मनी का इस्तेमाल हो रहा है इस सेक्टर में। नहीं तो ऐसे में इसमें अगर ऐसा एक कदम पॉइंट और उठाया, आता है संतोष, इनकम टैक्स उठा, इसमें एक पॉइंट और आता है क्योंकि आपने खुद कहा कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये 80% कैश ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो डीलर कौन, वो जो रजिस्टर्ड है या डीलर जो रजिस्टर्ड ही नहीं है और जो केवल ऐसे ही बायर सेलर को मिलाता है, उसको कैसे पकड़ेंगे? यही सवाल उठा रहे हैं ये लोग, क्योंकि ये सेक्टर जो है काफी अनऑर्गेनाइज्ड है और जो डीलर्स हैं उन डीलरों की संख्या उनके रजिस्टर्ड भी नहीं है वो। तो ऐसे में अब ये बड़ा मुश्किल आने वाला है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि आखिर किनसे बात करेंगे वो। अगर आप पेनल्टी इंपोज करते हैं तो किसके ऊपर करेंगे? क्या वो रजिस्टर्ड हैं उनके पास? अगर नहीं है तो फिर वैसी स्थिति में वो उनको ढूंढेंगे कहाँ? तो ये सब कई सवाल हैं जिनका अभी जवाब मिलना बाकी है। अब देखना होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसके लिए क्या रिफॉर्म लेके आता है, क्योंकि ये उतना अधिक प्रैक्टिकल नहीं दिख रहा है। थोड़ी इसमें बहुत अधिक थ्योरेटिकल है। ठीक है, मैं एक छोटा सा कमेंट वैजयंत साहब आपसे लेना चाहता हूं। वैजयंत साहब, आपको क्या लगता है ये पूरी एक्सरसाइज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कितनी फिजिबल है और कितनी सक्सेसफुल हो सकती है? नहीं देखिए, फिजिबल तो अच्छा है, ब्लैक मनी को रोकने के लिए एक अच्छा कदम है कि जो लोग सेकेंड हैंड गाड़ियां खरीदते हैं वो कैश से नहीं खरीदें और ऑफिशियल व्हाइट मनी से खरीदें। तो इस पे कुछ तो अंकुश लगेगा ही। और जब ये इंफॉर्मेशन तो आरटीआई वहां से आरटीओ से मिल जाती है कि किसने सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी है, तो उसके ऊपर भी ये अंकुश लगेगा। बट लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की बात हो रही है वो शायद थोड़ा मुश्किल लगेगा। अगर ये आम आदमी के ऊपर भी लग गया कानून कि अगर वो गाड़ी बेचता है 2 लाख से ज्यादा की और वो पेन ले और रिटर्न भरे, तो वो एक व्यवहारिक समस्या हो जाएगी कि हर आदमी के ऊपर एक कानून लग जाएगा। ठीक है, जैसे आज की डेट में प्रॉपर्टी 50 लाख से ज्यादा अगर बेचते हैं तो आपको करना पड़ता है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया संतोष आपका भी इस जानकारी को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।